Challenges to and restoration of the Congress system. कांग्रेस की चुनौतियां और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। हम सबको पता है 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब भारत के सामने गंभीर सवाल आन खड़ा हुआ कि नेहरू के बाद कौन। बहुत सारे देशों को एक संदेह हो चुका था कि शायद अब भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो नेहरू की मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान ने शुरुआत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी और जिन्ना की मृत्यु के बाद वो लोकतांत्रिक व्यवस्था धराशायी हो गई थी। तो अब दुनिया के देशों के सामने एक सवाल था कि क्या भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होगा, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हाल पाकिस्तान जैसा होगा। ये कौन भारत की इस बिगड़ी हुई दशा को संभालेगा, सुधारेगा। We all know that Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. Now a serious question arises: who after Nehru? Many countries had a serious doubts about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. सवाल एक ही था, नेहरू के बाद कौन और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा। क्वेश्चन वाकई में बड़े सीरियस थे जिनका उत्तर भारत को सुधारना था, ढूंढना था। अब नेहरू की मृत्यु के बाद भारत की कमान संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने। When Pandit Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and found that mostly leaders were in favor of Lal Bahadur Shastri. भाई जब नेहरू की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज, जिनका पार्टी के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव था, प्रभुत्व था, उन्होंने पार्टी के दूसरे लीडर से बात की और पाया कि अधिकतर जो पार्टी के नेता है वो लाल बहादुर शास्त्री को देश की कमान देना चाहते हैं। इसलिए के कामराज ने डिसाइड किया कि वे अगले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होंगे। He was unanimously chosen as the leader of the Congress party and thus become the next Prime Minister of India. भाई सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना लीडर बनाया, जिसका प्रधानमंत्री बनाया। अब जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो काफी एक्सपीरियंस एक लीडर थे। अपनी सादगी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल लाइफ के लिए जाने जाते थे। शास्त्री वॉज ए नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए मेजर रेल एक्सीडेंट। दिस प्रूव्ड हिज मोरल कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका जो संबंध था ना वो उत्तर प्रदेश से था। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय को संभाल रहे थे। उस समय कहते हैं एक रेल एक्सीडेंट हो गया, एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और लाल बहादुर शास्त्री उस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हैं।
रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री की एक जो कमिटमेंट थी देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। अब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे 1964 में। अब उनके सामने कुछ चुनौतियां थी जिनसे पार पाना था लाल बहादुर शास्त्री को। ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री term, India faced many challenges. India faced big economic crisis, food crisis, droughts, failed of monsoon, faced a war with Pakistan in 1965 also. जो कुछ चुनौतियां थी जिनका सामना लाल बहादुर शास्त्री को अपने छोटे से कार्यकाल में करना पड़ा, उनमें एक तो आर्थिक संकट की थी। देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी। देश का औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास अनेकों प्रयासों के बावजूद हो नहीं पा रहा था। देश में सूखे के हालात बन गए थे 1965 के आसपास, और उस साल अच्छी बारिश नहीं हुई। और ऊपर से 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। तो भारत ने जो अपने रिसोर्सेज थे, जो ऐसे अपने डेवलपमेंट पे लगाने थे, वे रिसोर्सेज युद्ध में लगा दिए। तो ये कुछ चुनौतियां थी जो लाल बहादुर शास्त्री को अपने छोटे से कार्यकाल में सामना करना पड़े। शास्त्री के एक फेमस स्लोगन, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा, देश के सैनिकों और देश के किसानों को संबोधित करते हुए या उनका गुणगान करते हुए, उनके महत्व को समझते हुए एक प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान का। शास्त्री जी suddenly expired in Tashkent, Uzbekistan. He was there to discuss on agreement with General Ayub Khan, the then president of Pakistan, to end the war. अब ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने 1965 की लड़ाई में लगभग लाहौर तक पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर दी थी हमारी सेना ने, लेकिन कुछ कारणों के चलते, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम करने के लिए सहमत हो गए। और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जो उस समय वहां पर राष्ट्रपति के पद पर तैनात थे, अयूब खान, उनके साथ 1966 में ताशकंद समझौता साइन करने के लिए चले गए। ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। लेकिन उस समझौते के दौरान, समझौता साइन तो कर दिया, लेकिन समझौता साइन करने के बाद वो अपने दिल पर एक भार लिए बैठे थे कि भाई मैं वापस जाकर अपने देश की जनता को क्या चेहरा दिखाऊंगा। कि मैंने तो इनको कमिटमेंट की थी कि अब की बार पाकिस्तान की जो ये समस्या है इसको मैं सोल्व कर दूंगा हमेशा के लिए, और मैं यहाँ पे समझौता कर रहा हूँ, शांति वार्तालाप कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ बैठकर। तो भाई वो भार जो था ये सहन नहीं कर पाए, और वहां पर ताशकंद में ही रात को इनको हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो जो वो पर्सन खड़ा हुआ था पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद,
कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, वही पर्सन एक बार फिर आन खड़ा हुआ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कि हु आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। भाई प्रश्न वाकई बड़ा गंभीर था। ऊपर से कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनमें भी कंपटीशन था प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए, जो पहली बार देखने में आ रहा था कांग्रेस के अंदर इतना कंपटीशन। अब क्या होता, आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री द कांग्रेस पार्टी एंड कंट्री फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन अगेन। भाई एक बार फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार का जो संकट था वो भारत के सामने खड़ा हो गया। दिस टाइम देयर वाज ए टफ कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब जो कंपटीशन था प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए, वो कंपटीशन था कांग्रेस पार्टी के एक मुख्य वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई और पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बीच। मोरारजी देसाई सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट and Indira Gandhi had been Congress President and Minister of Information in शास्त्री कैबिनेट। दोनों को मंत्रिमंडल का अनुभव भी था। मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रांत जब होता था तो बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे। उधर इंदिरा गांधी जो लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट थी उसमें सूचना मंत्री के पद पर कार्य कर चुकी थी। तो दोनों एक्सपीरियंस लीडर अब कंपीट करते हैं एक दूसरे को। द कॉन्टेस्ट वाज रिजॉल्व्ड थ्रू ए सीक्रेट बैलेट पेपर और बेल्ट वोट अमॉन्ग कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो ये प्रतियोगिता लगी हुई थी, एक कंपटीशन था, होड़ थी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों नेताओं के बीच में, उसका समाधान बैलेट वोट के द्वारा करने का डिसीजन लिया पार्टी के नेताओं ने कि भाई क्यों ना जो पार्टी के एमपी है, जो कांग्रेस के सांसद है, वही तय करे वोटिंग के द्वारा कि भाई उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। कि दोनों के लिए वोट कर देंगे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, और जिसको ज्यादा मिल जाएंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इन दिस कंपटीशन इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। इंदिरा गांधी इस कंपटीशन में, इस वोटिंग में मोरारजी देसाई को पछाड़ देती है, हरा देती है। लगभग 2/3 जो सांसद थे वो इंदिरा गांधी के फेवर में वोट करते हैं और उनके वोट पाकर इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री चुन ली जाती है 1966 में। द सीनियर कांग्रेस लीडर्स may have supported Indira Gandhi in this belief that Indira Gandhi to follow their advice। अब बात आती है कि इंदिरा गांधी को लोग, उन सांसदों ने या कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने पसंद क्यों किया। भाई उनका मानना था कि एक तो इंदिरा गांधी को जो राजनीतिक अनुभव है वो थोड़ा कम है, इसलिए वो हर बात के लिए निर्भर करेगी पार्टी के मुख्य नेताओं के ऊपर, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य कर पाएगी। दूसरी तरफ जो उसके कंपटीशन में खड़ा था मोरारजी देसाई, वो बड़ा एक सख्त नेता था, अनुभवी नेता था, और अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते उस समय तो वो जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, अतुल्य घोष, निजरुद्दीन कामराज जैसे, इन नेताओं की कुछ भी नहीं सुनते, अपनी इच्छा से स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे मोरारजी देसाई। इसलिए उन्होंने एक महिला को कमजोर मानकर
कि भाई ये हमारे ऊपर निर्भर रहेगी डिसीजन लेने के लिए, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में वोट किया था। दूसरा कारण हम ये भी बता सकते हैं कि भाई वो लॉयल्टी रखते थे नेहरू परिवार के प्रति, और जब नेहरू परिवार से कैंडिडेट खड़ा हुआ प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए, तो उन्होंने उसी के फेवर में वोट देना ज्यादा बेहतर समझा। अब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती 1966 में। 67 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं। इन जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जीत तो जाती है, लेकिन पिछले 3 आम चुनावों में सबसे कम सीट उसे इस चौथे आम चुनाव में मिलती है। यानी कि इतनी कम सीटें अब तक के पहले हुए 3 आम चुनाव में उसे नहीं मिली थी। सबसे कम सीटें उसको मिलती है चौथे लोकसभा के आम चुनाव में 1967 में, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। अब जो ये 4th जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, इसने कई मुद्दों की तरफ कांग्रेस का ध्यान दिलाया। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 एंड व्हाई 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 considered as a landmark in the history of Indian democracy। कि चौथा आम चुनाव लोकसभा का देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस तरह एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये मील का पत्थर इसलिए साबित हुआ क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के बिना चुनाव लड़ रही थी। उसका अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था, क्योंकि अब तक तो एक तरफा इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती थी, लेकिन अब जब नेहरू और नहीं है तो क्या अब भी एक तरफा चुनाव होंगे या कांग्रेस को कोई दूसरा दल चुनौती देगा? और दी भी। इन द 4th जनरल इलेक्शन द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा बट इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट। वही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुमत तो प्राप्त कर पाई, लेकिन सबसे कम सीटें उसे मिली। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड इन द इलेक्शन, सच एज के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष एटसेट्रा। कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे वो चुनाव में हार जाते हैं। के कामराज जो पार्टी के अध्यक्ष थे, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, ये सारे जो बड़े नेता थे कांग्रेस मंत्रिमंडल के, इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के, ये चुनाव में अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। इन दिस इलेक्शन कांग्रेस पार्टी was defeated in many states due to the absence of a charismatic leader। लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस सरकारें नहीं बना पाई। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी। केंद्र में तो सरकार बना गई, लेकिन राज्यों को गवा बैठी। और वो किस कारण? क्योंकि कांग्रेस के पास अब एक चमत्कारिक नेतृत्व वाले नेता की कमी खल रही थी। कांग्रेस लोस्ट मेजोरिटी इन 7 स्टेट्स सच एज पंजाब, बिहार, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने ये विधानसभा के जो चुनाव थे इनको गवा दिया। विद द इलेक्शन ऑफ 1967
the phenomenon of coalition government began. In many states, united fronts were formed. भाई 1967 के आम चुनाव के बाद देश में गठबंधन सरकारों का समय शुरू होता है कि कई सारे राज्यों में कई दलों ने मिलकर आपस में सरकारों का निर्माण किया है। After the fourth general election, the importance of syndicate increased within the Congress party. Syndicate was a group of leaders which controlled the Congress party. 1967 के चुनाव के बाद जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही जो बड़े नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे, कांग्रेस के अंदर उनकी चलती थी, अच्छी खासी पैठ थी, उन नेताओं के समूह को नाम दिया सिंडिकेट का। तो सिंडिकेट का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकले 1967 के लोकसभा के फोर्थ जनरल इलेक्शन के। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉन कांग्रेसिज्म। गैर कांग्रेसवाद क्या था? इसके नाम से पता लग रहा है, पार्टीज दैट वर डिफरेंट एंड डिस्परेट इन देयर प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी गोट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट। या हम कह सकते पार्टीज ओपोज टू द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट केप्ट द कांग्रेस इन पावर। कि जो पार्टियां कांग्रेस से अलग थी, कांग्रेस के विरुद्ध थी, अब उन्हें एहसास हुआ कि वे जब अलग अलग चुनाव लड़ रही है तो उसका फायदा कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है कि भाई उनकी जो वोट है वो बढ़ जाती है और उसका फायदा होता है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। So ideologically different political parties formed anti-Congress, hence defeat the Congress. जो विचारधारा में कांग्रेस से अलग पार्टियां थी, अब उन दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस को हराने के लिए एक आपस में संगठन स्थापित कर लिया। जो कांग्रेस से अलग थी विचारधारा में पार्टियां, वे पार्टियां अब राजनीतिक रूप से एक गैर कांग्रेसवाद को स्थापित करती है, आपस में संयुक्त होती है ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। क्योंकि इन पार्टियों को अच्छे तरीके से पता था कि अलग अलग रहकर ये कांग्रेस को हरा नहीं सकती। अगर कांग्रेस को हराना है तो भाई इन पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। अब जो ये गैर कांग्रेसवाद वर्ड है, नॉन कांग्रेसिज्म, ये वर्ड यूज किसने किया? ये वर्ड यूज किया राम मनोहर लोहिया ने। एक सोशलिस्ट नेता थे राम मनोहर लोहिया। The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of non-Congressism. इनका मानना क्या था? इनका मानना था कांग्रेस रूल was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people. राम मनोहर लोहिया का सोचना था कि कांग्रेस का जो शासन है ना, वो गैर लोकतांत्रिक है और जो आम आदमी है, साधारण लोग है, उनके हितों के विरुद्ध शासन कर रही है कांग्रेस। Therefore the coming together
of the main Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. उनका मानना था कि जो ओपोजिशन पार्टी है उन दलों को आज एक साथ आकर लोकतंत्र को बचाना होगा, लोगों की भलाई के लिए लोकतंत्र पुनः स्थापित करने का प्रयास करना होगा। ये थे राम मनोहर लोहिया।